हेलो गाइस, वेलकम टू यूपीएससी पॉइंट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अशोक के सभी अभिलेखों को ट्रिक और कोरिलेशन के माध्यम से याद करने वाले हैं, जिससे कि सब कुछ आपको एक ही बार में हमेशा के लिए याद हो जाएगा और आपको कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं होगी। जितने भी नए बच्चे हैं उनको मैं बता दूं कि हम कंप्लीट हिस्ट्री को एक कहानी की तरह पढ़ रहे हैं और उसमें जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं उन सभी को ट्रिक और कोरिलेशन के माध्यम से याद करते हैं। अगर आपको भी हिस्ट्री में बोरियत महसूस होती है और उनके महत्वपूर्ण तथ्य याद नहीं होते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वीडियोस को देख सकते हैं। आपको सब कुछ बहुत ही अच्छे से याद हो जाएगा। तो चलिए आज के टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, अशोक के अभिलेखों को पढ़ने से पहले हमें यह जानना होगा कि आखिरकार अभिलेख का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों, अभिलेख जो है वो राजा की घोषणाएं होती है जिन्हें आम जनता तक पहुंचाने के लिए विशाल पत्थरों, गुफा की दीवारों, स्तंभों और मंदिरों पर लिखा जाता था। तो अभिलेख क्या होते हैं? राजा की घोषणाएं होती है जिन्हें विशाल पत्थरों, गुफा की दीवारों, स्तंभों और मंदिरों पर लिखा जाता था। दोस्तों, अशोक भारत का पहला ऐसा शासक था जिसने अपने संदेशों को अभिलेखों के माध्यम से जनता तक पहुंचाया। अशोक के अभिलेख प्राकृत भाषा में है और इन्हें 4 लिपियों में लिखा गया है। देखिए दोस्तों, जिस तरह से हिंदी एक भाषा है और उसकी लिपि है देवनागरी, उसी तरह से एक भाषा है प्राकृत जिसकी कई सारी लिपियां हैं। उन्हीं में से 4 लिपियों में अशोक के अभिलेखों को लिखा गया है। अशोक के अभिलेख 4 लिपियों में देखने को मिलते हैं। चलिए इन चारों लिपियों को अच्छे से देखते हैं और इनमें से जितना भी जरूरी होगा उन सभी को हम याद करने की कोशिश करेंगे। ब्राह्मी लिपि में जितने भी अभिलेख लिखे गए हैं वो सभी हमें भारत में मिलते हैं। वहीं खरोष्टी लिपि में जितने भी अभिलेख लिखे गए हैं वो उपलब्ध होते हैं पाकिस्तान से। इसके बाद ग्रीक और अरमाइक लिपि में दोस्तों जितने भी अशोक के अभिलेख हैं वो सभी हमें अफगानिस्तान में देखने को मिलते हैं। अब देखिए, आपके मन में थोड़ा सा डाउट होगा कि भैया भारत में जो अभिलेख मिलते हैं उनकी लिपि क्या है, खरोष्टी है, ब्राह्मी है या अरमाइक है? तो इसको हम थोड़ा सा याद कर लेते हैं। देखिए, आपने एक देवता का नाम सुना होगा, ब्रह्मदेव का, है ना। जैसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश 3 देवता होते हैं ना। तो दोस्तों जो ब्रह्मा है ना, तो ब्रह्मा से हम समझ लेंगे ब्राह्मी लिपि। ठीक है, तो दोस्तों जो ब्रह्मा है ना वो कहाँ होते हैं? भारत में। ब्रह्मा कहाँ होते हैं? भारत में। तो ब्रह्मा से हो गया ब्राह्मी लिपि और ब्रह्मा कहाँ होते हैं दोस्तों? भारत में। तो ब्राह्मी लिपि में जितने भी अभिलेख हैं वो कहाँ से मिलते हैं? भारत में मिलते हैं। इसके बाद दोस्तों अगला है खरोष्टी लिपि और खरोष्टी लिपि में जितने भी अभिलेख हैं वो उपलब्ध होते हैं हमें पाकिस्तान से। अब हम इसको कैसे याद करेंगे? तो दोस्तों खरोष्टी से आप समझ सकते हैं खरोचना, और खरोचता कौन रहता है दोस्तों? हमको हमेशा ही पाकिस्तान हमें हमेशा ही परेशान करता रहता है, खरोचता रहता है। तो खरोचना से हो गया दोस्तों खरोष्टी लिपि, और खरोष्टी लिपि कहाँ मिलती है? पाकिस्तान में, क्योंकि खरोचता कौन है? पाकिस्तान। तो इस तरह से खरोष्टी लिपि में जितने भी अभिलेख हैं वो हमें कहाँ से मिलेंगे? पाकिस्तान से मिलेंगे। इसके बाद 2 लिपियां बची है, ग्रीक और अरमाइक, ये दोनों अफगानिस्तान से मिलती है, तो ये आपको दिक्कत नहीं देगी। एक बात आपको यहाँ पर ये याद रखना है दोस्तों कि जो खरोष्टी लिपि है ना वो दाएं से बाएं लिखी जाती है, मतलब इस साइड से इस साइड लिखी जाती है। तो खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है, तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है। दोस्तों अशोक के जितने भी अभिलेख है ना उनको पढ़ने में पहली सफलता 1837 में जेम्स प्रिंसेप को मिली थी। किसको मिली थी? जेम्स प्रिंसेप को। यहाँ से हमेशा ही परीक्षा में प्रश्न देखा गया है कि अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने। इसको अच्छे से याद रखना है। अगर आपको ये याद नहीं होता है तो आप इसको थोड़ा सा कोरिलेशन से याद कर सकते हैं। देखिए, जो प्रिंस होता है ना, प्रिंस मतलब क्या होता है दोस्तों? राजकुमार। और जो प्रिंस होगा उसे सबसे पहले पढ़ाया जाएगा। हम जैसे गरीबों को तो कोई पढ़ाएगा नहीं, है ना। तो जो प्रिंस होगा उसको सबसे पहले पढ़ाया जाएगा। तो किसने पढ़ा? प्रिंस ने पढ़ा। तो प्रिंस से क्या हो गया दोस्तों? जेम्स प्रिंसेप। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अशोक के अभिलेखों को 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। सबसे पहला है बृहद शिलालेख। बृहद शिलालेख का मतलब है कि बड़ी बड़ी शिलाओं पर जो लेख लिखे गए हैं ना उनको कहा गया है बृहद शिलालेख। इसके बाद है लघु शिलालेख या फिर स्तंभ लेख। जो भी पिलर हैं उन पर भी जो लेख लिखे गए हैं उनको कहा गया है स्तंभ लेख। इसके बाद है गुफा अभिलेख, मतलब गुफा की दीवारों, गुफा की छतों पर जितने भी अभिलेख लिखे गए हैं उनको कहा गया है गुफा अभिलेख। दोस्तों जो बृहद शिलालेख हैं उनकी संख्या है टोटल 14 और ये 8 अलग अलग स्थानों पर
मिले हैं। इन 14 अभिलेखों को, 14 शिलालेखों को हम बहुत ही अच्छे से और कोरिलेशन के माध्यम से याद करने वाले हैं। और ये 8 स्थानों से मिले हैं, तो उन 8 स्थानों को भी हम अच्छे से याद करेंगे। दोस्तों, जो बृहद शिलालेख है ना, उसमें राजकीय घोषणाओं का उल्लेख है, जबकि जो लघु शिलालेख हैं उसमें अशोक के व्यक्तिगत जीवन के बारे में पता चलता है। अब यहाँ पर कई सारे बच्चों को कंफ्यूजन हो सकता है कि कौन से शिलालेखों में राजकीय घोषणाएं हैं और कौन से शिलालेखों में व्यक्तिगत जीवन का पता चलता है। तो आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जो बृहद होता है, मतलब जो बड़ा आदमी होता है ना, वो बड़ी बड़ी घोषणाएं करता है, मतलब राजकीय घोषणाएं करता है। और जो छोटा आदमी होता है, जिस तरह से हम हैं, है ना, तो हम व्यक्तिगत बातें करते हैं। तो जो लघु होगा वो व्यक्तिगत बातें करेगा, मतलब लघु शिलालेख में व्यक्तिगत जीवन के बारे में लिखा हुआ है। और दोस्तों, जो बड़ा होगा, है ना, जो बृहद होगा, वो बड़ी बड़ी बातें करेगा, मतलब राजकीय घोषणाओं का उल्लेख बृहद शिलालेख में हमें देखने को मिलेगा। दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं कि ये जो बृहद शिलालेख है ना, जिनकी संख्या है 14 और ये 8 अलग अलग स्थानों से मिले हैं, तो भैया ये 8 अलग अलग स्थान कौन से हैं, है ना, तो ये भी हमारे लिए ज़रूरी है याद करना, क्योंकि हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। अब ये 8 अलग अलग जगह कौन सी है जहाँ से 14 शिलालेख मिले हैं? तो दोस्तों, ये 8 अलग अलग जगह है: सहवाजगढ़ी, मानसहरा, कंधार, जोगढ़, सोपारा, एरीगुड़ी, गिरनार और धौली। अगर आपको ये 8 याद नहीं होती है तो आप एक ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो ट्रिक है: शाम को जो सोएगा वो गधा है। शाम को जो सोए वो गधा है। जैसे आप किसी से बोल रहे हैं कि भैया शाम को मत सो, है ना, शाम को जो सोता है वो गधा है। तो सा से हो गया दोस्तों सहवाजगढ़ी, माँ से हो गया मानसहरा, को से हो गया दोस्तों कांधार, जो से हो गया हमारा जोगढ़, ठीक है। इसके बाद दोस्तों सो से हो गया हमारा सोपारा, ए से हो गया एरीगुड़ी, गा से हो गया दोस्तों गिरनार और धा से हो गया धौली। इस तरह से शाम को जो सोएगा वो गधा है, शाम को जो सोए वो गधा है। आप 1-2 बार बोलेंगे तो आपको ये 8 स्थान अच्छे से याद हो जाएंगे। शाम को जो सोए वो गधा है। तो इस तरह से सहवाजगढ़ी, मानसहरा, कांधार, जोगढ़, सोपारा, एरीगुड़ी, गिरनार और धौली, ये जो 8 स्थान हैं वो आपको बहुत ही अच्छे से याद हो जाएंगे। तो दोस्तों, अब हमने अच्छे से समझ लिया कि ये जो 8 स्थान हैं यहाँ पर हमें 14 अभिलेख मिलते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये 14 अभिलेख कौन कौन से हैं, पहले अभिलेख में क्या कहा गया है, 7वें में क्या कहा गया है, 10वें में क्या कहा गया है। तो दोस्तों, इसको अच्छे से देखिएगा, क्योंकि यहाँ से हमेशा ही परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है और आपको मिस नहीं करना है ना, आपको एक ही बार में हमेशा के लिए याद करना है। पहले अभिलेख में अशोक ने पशु बलि की निंदा की है। अब हम इसको कैसे याद करेंगे कि कौन से अभिलेख में पशु बलि की निंदा हुई है? तो देखिए, अच्छे से सुनिएगा, ठीक है। प्राचीन काल में दोस्तों कोई भी काम हो, हमेशा ही सबसे पहले पशु की बलि दी जाती थी। तो सबसे पहले काय की दी जाती थी बलि? पशु की बलि। तो अशोक का जब हृदय परिवर्तित हो गया तो सबसे पहले उसने पशु बलि की निंदा की। तो सबसे पहले निंदा की मतलब पहले अभिलेख में, ठीक है। तो पहले अभिलेख में पशु बलि की निंदा की। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं दूसरे अभिलेख की। दूसरे अभिलेख में अशोक ने मनुष्य और पशु दोनों के लिए चिकित्सा की व्यवस्था की। अब हम इसको कैसे याद करेंगे? आप इसको मान सकते हैं कि 2 लोगों की चिकित्सा की बात हुई है, मतलब 2 लोगों की चिकित्सा की बात हुई है। तो मतलब 2 से क्या हो गया? दूसरा अभिलेख। और 2 लोगों की चिकित्सा की बात हुई है, मतलब 2 लोग कौन कौन से हैं? मनुष्य और पशु, ठीक है। तो 2 लोगों की चिकित्सा की बात हुई है, तो 2 लोग मतलब दूसरा अभिलेख, ठीक है। और 2 लोग कौन कौन से हैं? मनुष्य और पशु। तो दूसरे अभिलेख में मनुष्य और पशु की चिकित्सा की व्यवस्था की गई है। इसके बाद है दोस्तों तीसरा अभिलेख, जिसमें राजकीय अधिकारियों को आदेश दिया है कि वे हर 5 वर्ष के उपरांत राज्य के दौरे पर जाएं। तो आप इसको कैसे याद कर सकते हैं? तो देखिए दोस्तों, आप एक कहानी गढ़ सकते हैं कि अशोक ने 3 लोगों को बुलाया और उनसे बोला कि भैया राज्य का दौरा करो। अशोक ने 3 लोगों को बुलाया, तो 3 लोगों से हो गया दोस्तों आपका तीसरा अभिलेख। और अशोक ने 3 लोगों को बुलाया और बोला कि राज्य का दौरा करो। तो तीसरे अभिलेख में क्या है? राज्य के दौरे के बारे में लिखा गया है। इसके बाद है दोस्तों चौथा अभिलेख, जिसमें भेरी घोष की जगह धम्म घोष की नीति की घोषणा की गई है। तो आप इसको कैसे याद कर सकते हैं? इसका मैं तरीका बताता हूँ। देखिए दोस्तों, चौथा से आप समझ सकते हैं दोस्तों, किसी
किसी का चौथा हो रहा है, जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसका चौथा होता है। और दोस्तों चौथा किसका होता है? जो घूस लेता है ना। तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि चौथा किसका होगा? जो घूस लेता है। तो चौथे अभिलेख में क्या है कि भेरी घोष और धम्म घोष की नीति का उल्लेख किया गया है। चौथा किसका होता है दोस्तों? जो घूस लेता है। मतलब चौथे अभिलेख में घूस की बात कही गई है, भेरी घोष और धम्म घोष की। ठीक है। इसके बाद है दोस्तों पांचवा अभिलेख, जिसमें धम्म महामात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी मिलती है। अब हम इसको कैसे याद कर सकते हैं? तो 5 से आप समझ सकते हैं दोस्तों आँच। और आँच किसको नहीं आनी चाहिए? धर्म के महामंत्रियों को, मतलब धम्म महामात्रों को, है ना। 5 से हमने क्या समझा दोस्तों? आँच। और आँच किसको नहीं आनी चाहिए? धर्म के महामंत्रियों को। तो इस तरह से 5वें शिलालेख में क्या लिखा हुआ है? धम्म महामंत्रियों का उल्लेख किया गया है। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। 5 से हमने क्या समझा? आँच। और आँच किसको नहीं आनी चाहिए? धर्म के महामंत्रियों को, मतलब धम्म महामंत्रों की नियुक्ति की बात कही गई है 5वें शिलालेख में। इसके बाद है 6वां शिलालेख या फिर 6वां अभिलेख, जिसमें आत्मनियंत्रण की शिक्षा का उल्लेख किया गया है। अब हम इसको कैसे याद कर सकते हैं? तो 6 से आप समझ सकते हैं छी, है ना, कितना गंदा है। छी अपने आप को नियंत्रण नहीं कर सकता, आत्मनियंत्रण नहीं कर सकता। तो छी मतलब 6 हो गया, है ना। तो 6वां अभिलेख, छी कितना गंदा है, अपने आप को नियंत्रण नहीं कर सकता, मतलब आत्म नियंत्रण नहीं कर सकता। तो 6वें शिलालेख में क्या है दोस्तों? आत्मनियंत्रण की शिक्षा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला अभिलेख है दोस्तों 7वां और 8वां, जिसमें अशोक की तीर्थ यात्राओं का वर्णन है। अब हम इसको कैसे याद कर सकते हैं? तो देखिए 7 से आप समझ सकते हैं दोस्तों, आप किसी से बोल रहे हैं कि भैया 7 में तीर्थ यात्रा पे चलेंगे, 7 में तीर्थ यात्रा पे चलेंगे। तो 7 से क्या हो गया? 7वां अभिलेख। और 7 में क्या करेंगे? तीर्थ यात्रा पे चलेंगे। मतलब 7वें अभिलेख में क्या है? तीर्थ यात्रा का उल्लेख किया गया है। लेकिन देख भाई, कोई ऐंठेगा नहीं, मतलब 8वां अभिलेख, कोई ऐंठेगा नहीं। तो 8वें अभिलेख में भी तीर्थ यात्रा का वर्णन है। इस तरह से 7वें और 8वें अभिलेख को याद कर सकते हैं कि भैया 7 में तीर्थ यात्रा पे चलेंगे। तो 7वें अभिलेख में क्या है? तीर्थ यात्रा का उल्लेख। और वहां पर कोई ऐंठेगा नहीं, मतलब 8वें अभिलेख में भी तीर्थ यात्रा की ही बात कही गई है। इसके बाद है 9वां अभिलेख, जिसमें सच्ची भेंट व शिष्टाचार का उल्लेख किया गया है। अब हम इसको कैसे याद कर सकते हैं? तो देखिए आपसे कोई पूछ रहा है कि भाई तेरे को कोई गिफ्ट दिया है क्या, कोई गिफ्ट मिला है क्या तेरे को? तो आप बोलेंगे कि भाई सच्ची में नो, नो भाई नो, है ना, नेवर। तो 9 से क्या हो गया? 9वां अभिलेख। नो भाई सच्ची में कोई भी भेंट नहीं मिला है, क्योंकि उसमें कोई शिष्टाचार ही नहीं है। आपने बोला कि नो भाई, है ना, नेवर, मेरे को सच्ची भेंट नहीं मिली है, सच्ची में कोई भी भेंट नहीं मिली है, क्योंकि सामने वाले में शिष्टाचार ही नहीं है। तो 9वें अभिलेख में क्या है? सच्ची भेंट और शिष्टाचार का उल्लेख है। देखिए दोस्तों, आप रटने की कोशिश करेंगे तो थोड़ी देर के लिए तो आपको अच्छा लगेगा, है ना, और ऐसा लगेगा कि याद हो गया। लेकिन आप इस तरह से कोरिलेशन से बनाएंगे ना, तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से याद हो जाएगी। मैं मानता हूँ कि ये वाला जो टॉपिक है वो थोड़ा सा टफ है, लेकिन यदि आप प्रयास करेंगे तो आपको सब कुछ अच्छे से याद हो जाएगा। अब हम बात करते हैं 10वें शिलालेख की। इसमें अशोक ने आदेश दिया कि राजा और उच्च अधिकारी हमेशा ही प्रजा के हित में सोचेंगे। तो आप बोल रहे हैं बस, तो बस से हो गया 10, है ना। आप बोल रहे हैं बस, बस प्रजा के हित में ही सोचेंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे, बस सोचेंगे ही। तो बस से क्या हो गया? 10, है ना, बस प्रजा के हित में ही सोचेंगे। तो प्रजा के हित का उल्लेख कहाँ है? 10वें अभिलेख में, आपको ये याद हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं 11वें अभिलेख की। इसमें धम्म नीति की व्याख्या की गई है। अब आप इसको कैसे याद कर सकते हैं? तो 11 से आप समझ सकते हैं दोस्तों गिर गया, और जब गिर गया तो धम्म की आवाज आई, है ना। तो गिर गया, गिर गया मतलब 11वां अभिलेख, और गिर गया तो धम्म की आवाज आई, मतलब धम्म नीति की घोषणा की गई है। इसके बाद है दोस्तों 12वां अभिलेख, जिसमें सर्वधर्म समभाव और स्त्री महामात्र की चर्चा की गई है। अब हम इसको कैसे याद करेंगे? तो आप इसको ऐसा समझ सकते हैं कि भैया बार बार स्त्री की चर्चा करता है, बार बार स्त्री की चर्चा करता है। आप किसी से बोल रहे हैं कि भैया बार बार स्त्री की चर्चा करता है, तो बार बार हो गया 12वां अभिलेख। और बार बार क्या करता है? स्त्री की चर्चा, मतलब स्त्री महामात्र की चर्चा यहाँ पर की गई है।
ठीक है। इसके बाद है 13वां अभिलेख, जिसमें कलिंग युद्ध का वर्णन, हृदय परिवर्तन और पड़ोसी राज्यों का उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों ये तो आपको अच्छी तरीके से याद होगा, है ना। हमने पिछली वीडियो में कलिंग युद्ध को बहुत ही अच्छे से पढ़ा था और इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे वो हमने ट्रिक और कोरिलेशन के माध्यम से याद कर लिए थे। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। इसके बाद दोस्तों 14वां शिलालेख है, जिसमें जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया है। तो हम इसको कैसे याद कर सकते हैं? तो आप ऐसा समझ सकते हैं इसको याद करने के लिए दोस्तों कि अशोक जो है आखिरी में बहुत बूढ़ा हो गया था, बौद्ध धर्म को ग्रहण करता है, तो सिर्फ सबसे रिक्वेस्ट करता है कि भैया धार्मिक जीवन व्यतीत करो। तो अशोक जो है सबसे आखिरी में लोगों से रिक्वेस्ट करता है कि धार्मिक जीवन व्यतीत करो। तो सबसे आखिरी में रिक्वेस्ट करता है मतलब 14वां अभिलेख, ठीक है। सबसे आखिरी में क्या रिक्वेस्ट करता है कि भैया धार्मिक जीवन व्यतीत करो और काई में भी कुछ भी नहीं रखा है। तो सबसे आखिरी में मतलब 14वां शिलालेख और सबसे आखिरी में लोगों से रिक्वेस्ट करता है कि धार्मिक जीवन व्यतीत करो। इस तरह से 14वें शिलालेख में धार्मिक जीवन व्यतीत करने के लिए लोगों से रिक्वेस्ट की गई है, लोगों को प्रेरित किया गया है। इस तरह से दोस्तों आपको सभी 14 जो अभिलेख है ना वो बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। यदि आपको ये याद नहीं हुए हो तो एक बार वीडियो को बैक कर लेना, क्योंकि इससे अच्छी ट्रिक कहीं भी आपको नहीं मिलेगी। अगर आप कोरिलेशन से याद करते हैं तो आपको सब कुछ आसानी से याद हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अशोक के अभिलेखों से संबंधित कुछ और भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जहां से हमेशा ही हमारी परीक्षाओं में प्रश्न देखे गए हैं और आगे भी बनने की संभावना है। तो अब हम उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। अशोक ने बहुत सारे अच्छे अच्छे काम किए, जैसे पशु बलि की निंदा की, है ना। इसी के साथ उसने मनुष्यों और पशुओं के लिए चिकित्सालय बनवाए। तो वो अपने आप को अच्छा समझने लगा था और ऐसा मानने लगा था कि उसको जो है वो देवता पसंद करते हैं। इस वजह से अशोक ने अपने अधिकतर अभिलेखों में अपना नाम देव नाम प्रियदर्शी लिखा है, मतलब देवताओं का प्रिय। अशोक ने अपने अधिकतर अभिलेखों में क्या कहा है? देव नाम प्रियदर्शी बताया है खुद को, मतलब मुझे देवता पसंद करते हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों एक अभिलेख है राजस्थान में, भपरू अभिलेख। इसमें अशोक ने खुद को मगध का सम्राट बताया है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसी के साथ एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है दोस्तों कि मध्य प्रदेश के गुर्जरा और कर्नाटक की मास्की, नेट्टूर और उदयगोलान अभिलेखों में अशोक का स्पष्ट नाम अशोक लिखा हुआ है। मतलब ये जो अभिलेख है ना दोस्तों, इनमें अशोक का रियल नाम लिखा हुआ है कि मेरा नाम अशोक है। और ये कौन कौन से अभिलेख हैं? कर्नाटक का मास्की, नेट्टूर और उदगोला और मध्य प्रदेश का गुर्जरा। इसी के साथ दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है, कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है ना। कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि किस अभिलेख को रानी का अभिलेख कहते हैं? तो कौशाम्बी अभिलेख को। यदि आपको ये याद नहीं होता है तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि रानी जो होती है ना दोस्तों, वो कोसती रहती है। रानी जो है कोसती रहती है, तो कोसती से क्या हो गया, है ना, परेशान करती रहती है। तो कोसती से क्या हो गया? कौशाम्बी अभिलेख, ठीक है। और कोसती कौन है दोस्तों? रानी। तो कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि अशोक का 7वां अभिलेख जो है वो सबसे लंबा है, ठीक है। इसको हम कैसे याद कर सकते हैं? तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि आप अगर हमारा साथ दोगे तो हम लंबी दूरी तय करेंगे। तो लंबी दूरी मतलब लंबा, है ना, और साथ दोगे तो मतलब 7वां अभिलेख। तो 7वां अभिलेख जो है सबसे लंबा है। इसके बाद है रिमुंदेई अभिलेख जो है वो सबसे छोटा अभिलेख है। तो छोटा और लंबा अच्छे से याद रखना है आपको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक को 84,000 स्तूपों के निर्माण का श्रेय दिया जाता है, जो कि एक बहुत ही बड़ी संख्या है। अशोक ने लगभग 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था, जिसमें सबसे प्रसिद्ध है दोस्तों मध्य प्रदेश में स्थित सांची का स्तूप। थोड़ा सा हम सांची के स्तूप के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। यह जो सांची का स्तूप है वह भारत का सबसे बड़ा और सबसे प्राचीन बौद्ध स्तूप माना जाता है। इसका निर्माण अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में करवाया था और इसमें बुद्ध के अवशेष रखे हुए हैं। तो सांची के स्तूप के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है? यह भारत का सबसे बड़ा और सबसे प्राचीन बौद्ध स्तूप माना जाता है।
इस समय तक दोस्तों अशोक की काफ़ी एज हो जाती है, वह वृद्ध अवस्था में पहुंच जाता है और लगभग 232 ईसा पूर्व के आसपास में उसकी मृत्यु हो जाती है। मतलब 232 ईसा पूर्व में वह संसार को गुड बाय बोल देता है। और दोस्तों इसके बाद में पुरातात्विक साक्ष्यों के अनुसार अशोक की मृत्यु के बाद में उसका पुत्र दशरथ मगध के सिंहासन पर बैठता है और यह लगभग 8 वर्षों तक शासन करता है। और यहाँ पर आपको एक बात याद रखना है, क्या है कि हमारी परीक्षाओं में ऐसा प्रश्न पूछा जाता है किस मौर्य शासक ने अशोक के बाद में देवनाम प्रिय की उपाधि धारण की थी, तो वो कौन था? दशरथ। तो आपको ये फैक्ट जो है वो याद रखना है। दोस्तों दशरथ जो है बहुत ही योग्य नहीं था और वह पहले से ही बूढ़ा था, क्योंकि अशोक ने काफ़ी लंबे टाइम तक शासन किया था, तो इसकी भी एज काफ़ी हो गई थी, है ना। और इस दशरथ के बाद में दोस्तों 4 अन्य शासक आते हैं जो कि अयोग्य होते हैं। और सबसे लास्ट में दोस्तों मौर्य वंश का अंतिम शासक आता है बृहद्रथ। तो चलिए अब इस बृहद्रथ के बारे में हम अच्छे से जान लेते हैं। बृहद्रथ के बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसका जो पीडीएफ है वो आपको मेरी टेलीग्राम चैनल यूपीएससी पॉइंट ऑफिशियल पर मिल जाएगा। आप चाहें तो सर्च करके उसको ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहां से क्लिक करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको पैनिक होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। बात करते हैं बृहद्रथ की, तो दोस्तों सभी पुराण जो है बृहद्रथ को ही मौर्य वंश का अंतिम शासक मानते हैं। यह जो है काफ़ी मनमोजी आदमी था, है ना। इसने अपना सेनापति बनाया पुष्यमित्र शुंग को। मनमोजी आदमी तो था दोस्तों, यह जो है वह अपनी व्यक्तिगत रुचियों में लगा रहता था। मतलब यह अपनी पत्नियों के आसपास ज़्यादा घूमता था, उनके साथ मनोरंजन करता था और अधिकांश समय वह धार्मिक जीवन में व्यतीत करता था। तो इस तरह से जो बृहद्रथ था वह अयोग्य शासक हुआ और इसका फायदा उठाया इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने। दोस्तों पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व के आसपास में बृहद्रथ से बोला कि चलिए महाराज सेना का निरीक्षण करते हैं, और यह उसको बातों में लगाकर ले गया और बाद में सेना के निरीक्षण के दौरान धोखे से बृहद्रथ की हत्या कर देता है। इस तरह से बृहद्रथ की मृत्यु के बाद में दोस्तों मौर्य वंश का पूरी तरह से अंत हो जाता है। अगली वीडियो में दोस्तों हम मौर्य वंश की जो भी प्रशासनिक व्यवस्था थी, जो भी आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था थी, उन सभी को ट्रिक और कोरिलेशन के माध्यम से याद करेंगे। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो और आप नेक्स्ट वीडियो जल्दी से जल्दी चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर पिन करिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी है, क्योंकि आपके रिव्यू से ही मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और जानकारी मिलती है कि आपको वीडियो अच्छे से समझ आ रही है या फिर नहीं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू।